हाँ, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जो चैप्टर नंबर 3 है दो चर वाले रैखिक समीकरण, उसका लेक्चर नंबर 4। और आज हम जो कल हमने क्या करा था, कल हमने प्रतिस्थापन विधि पर सारे के सारे जो प्रश्नावली है और उदाहरण है उसको हमने कर लिया था। उसको मैंने बहुत डिटेल में कराया था। तुम शुरुआत में देखोगे शायद पहला या दूसरा उदाहरण करते में ही 30-40 मिनट हो गई थी, जितना मुझे याद है। तो उस 30-40 मिनट में हमने करा क्या था, तो उसमें मैंने प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि दोनों को एक साथ समझाया था, बहुत डिटेल में समझाया था कि कैसे कैसे ये विधियां निकल के आई हैं और क्यों हम इसी तरीके से इनको करते हैं। ठीक है, तो वो शुरुआत के 30-40 मिनट तुम जरूर देखना, उसमें मैंने बहुत डिटेल में समझाया है ये चीज़। ठीक है, तो आज तो हमें उसकी प्रैक्टिस ही करनी है। तो शुरुआत में एक दो उदाहरण मैं करूँगा, उसके बाद तुम्हें करने दिया करूँगा, तुम पॉज करके करोगे, उसके बाद मैं सॉल्व करूँगा। ठीक है, जैसे पहला उदाहरण आता है ये। इससे पहले अगर मैं इस उदाहरण को समझाऊं तो तुम्हें ज़्यादा आसानी से समझ में आएगी बात। जैसे तुम्हारे सामने दो समीकरण दे रखे हैं, मैं कल वाली चीज़ का थोड़ा सा रिवीजन कराने का ट्राई करता हूं। तो दो समीकरण दे रखे हैं, हमें दो चर दे रखे हैं एक्स और वाई। जब तुम्हें दो चर दे रखे हों और पूछते भी वो क्या है, इसके सभी संभव हल ज्ञात कीजिए। हल ज्ञात करने का मतलब क्या होता है, एक्स और वाई ज्ञात करने रहते हैं। ठीक है, तो अगर तुम्हें दो चर ज्ञात करने हैं तो तुम्हें दो समीकरणों की जरूरत पड़ती है। हमने ये चीज़ कल भी बात करी थी और पहले भी बात कर चुके हैं, हम दूसरे चैप्टर से हमने ये बात करना स्टार्ट कर दी थी कि जितने तुम्हें चीज़ें निकालनी पड़ती हैं उतनी ही चीज़ों की उतने ही समीकरणों की तुम्हें जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास कितने चर हैं, दो चर हैं, दो से ज़्यादा चर भी हो सकते थे। तो हमारे गणित में क्या होता है कि चीज़ें अगर बिखरी हों तो उनको समेटने की, थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। गणित क्या करता है, चीज़ों को शॉर्ट करता है, ये बात दिमाग में रखना। अब अगर तुम्हारे पास दो से ज़्यादा चर हैं तो हम क्या करेंगे, उसको एक चर में लाने की कोशिश करेंगे, सिंगल वेरिएबल में लाने की कोशिश करेंगे। एक चर यानी कि सिंगल वेरिएबल, या तो उसको एक्स में ले आओ या फिर वाई में ले आओ। अब इसको लाने के बहुत तरीके हैं, तीन तरीके इस पूरे चैप्टर में पढ़ने हैं, और भी तरीके हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा मैं मना नहीं कर रहा कि बस यही तीन तरीके हैं, और भी तरीके हैं, लेकिन हमारे जो सिलेबस में है वो तीन तरीके हैं। पहला है ग्राफी विधि, कि हम इन दोनों का ग्राफ बनाएं और एक्स वाई को हम सॉल्व कर देते हैं। दूसरा जो तरीका आता है वो आता है प्रतिस्थापन विधि, जो कि हमने कल प्रैक्टिस करा था। प्रतिस्थापन में क्या होता है, मान लो मैं इसमें से एक्स निकालूं, एक्स को मैं यहीं पे छोड़ दूं, ठीक है, बाकी सारी चीज़ों को मैं उधर ले जाता हूं। तो 6y को उधर ले गया तो x बराबर 7, 6y उधर गया तो माइनस का 6y, और ये 4 भी चला जाएगा बटे में। तो अब देखो ये जो x है वो y के पदों में आ चुका है, पूरा पूरा इधर की साइड तो y दिख रहा होगा। ठीक है, ये x जो है वो y के पदों में आ चुका है। अब ये पूरी चीज़ y है, ठीक है, y के पदों में है। अगर इस y के पदों वाली चीज़ को मैं इस x की जगह पर रख दूं, इस x की जगह पर ये चीज़ रख दूं, तो इसमें तो सारा कुछ y में है। ठीक है, तो यहाँ पर y आ जाएगा और यहाँ पर पहले से y था, तो इस पूरे समीकरण में तुम देख पा रहे हो कि y ही रह जाएगा। हमें क्या करना था, दो चर थे उसको एक चर पे लाना था, क्योंकि हमें चीज़ें शॉर्ट करनी थी। तो जैसे ही मैं ये करूंगा कि x को उठाकर इसमें डाला तो पूरा समीकरण y में आ जाएगा। और हमें पता है अगर मुझे y चाहिए तो केवल एक चीज़ चाहिए ना हमें, तो केवल एक समीकरण से काम चल जाएगा। तो यहाँ पर केवल एक समीकरण बचेगा और उससे मैं y की वैल्यू सॉल्व कर दूंगा, फिर y की वैल्यू को उठाकर वापस से x की वैल्यू निकाल दूंगा। बात आ रही समझ में कि कैसे हम ये चीज़ें क्यों करते हैं। इसमें बहुत डिटेल में जाया जा सकता है, कल वाली वीडियो देख लेना। अब तो हम सीधा प्रैक्टिस करने में आए हैं। ठीक है, तो हमें विलोपन विधि से हल करना है। तो ये तो मैंने अभी बताया तुम्हें प्रतिस्थापन विधि कि x को निकालो y के पदों में, फिर उसको दूसरी जगह रख दो। अब हमें क्या करना है, विलोपन विधि। विलोपन नाम से ही समझ में आ रहा होगा, कुछ चीज विलुप्त कर दो, गायब कर दो। तो उसके लिए क्या है, हमने फिर से देखा था कि समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 2 है। हम समीकरणों को जोड़ या घटा सकते हैं। ठीक है, जोड़ या घटा सकते हैं समीकरणों को, और वो कैसे घटाते हैं, ये है LHS लेफ्ट हैंड साइड और ये होगी RHS राइट हैंड साइड। तो मैं क्या करता हूं, अगर मुझे ये दोनों समीकरण जोड़ने हैं कि समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 ये अगर मुझे जोड़ने हैं, तो मैं क्या करूंगा, LHS इसके LHS को इसके LHS से जोड़ दूंगा और इसके RHS को इसके RHS से जोड़ दूंगा और बीच में बराबर का चिन्ह लगा दूंगा। जैसे इन दोनों को जोड़ो तो कितना आ जाएगा, 6x आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ो तो 9y आ जाएगा, बराबर 8 7 15 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जोड़ दिया हमने। मैं इनको घटा भी सकता हूं, तो मैं क्या करूंगा, ऊपर वाले से इसको घटाऊंगा तो माइनस का 2x, 6y में से 3y गया तो माइनस के 3y, बराबर 8 में 7 गया तो 1। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब तुम बताओ
मुझे क्या करना है, मुझे एक चीज़ हटानी है, दो चीज़ें हैं, मुझे एक पर आना है। तो या तो x को गायब करो कैसे भी करके, या फिर y को गायब करो। ठीक है, एक चीज़ रखना है। तो तुम बताओ इस चीज़ को कैसे कर सकते हैं? गायब करने का मतलब क्या होता है? तुमने कुछ नहीं, अब तुम बताओ कैसे कर सकते हैं। अगर तुम्हारे सामने होता 5 और नीचे भी लिखा हुआ है 5, तो तुम 5 में से 5 को घटाओगे तो 0 आ जाएगा। सीधी सी बात है ना, कि जैसी चीज़ ऊपर है, मान लो यहाँ पर होता 5y और नीचे भी है 5y, तो सेम चीज़ ऊपर है सेम चीज़ नीचे है, अगर इसको तुम माइनस करोगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ मैं यहाँ पर लगाने की कोशिश करता हूँ कि अगर यहाँ से एक इंटरेस्टिंग आइडिया शुरू होता है कि मज़ा आ जाता अगर यहाँ पर 4 होता तो। ठीक है, मज़ा आ जाता अगर यहाँ पर 4 होता तो। अगर जैसे ये 4 होता तो ऊपर भी 4x नीचे भी 4x, मैं ऊपर वाले में से नीचे को घटा देता और मेरे पास ये कट के चला जाता, केवल मेरे पास y बचता। मैंने क्या बोला? मज़ा आ जाता अगर ऐसा होता तो। आ जाता, ये आइडिया है, पूरे मैथ में काम करेगा तुम्हारे लिए, कि जब भी तुम्हें दिखे कि मज़ा आ जाता अगर ऐसा होता तो, उसको बना लिया करो खुद से, और वो 99% तुम्हारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। यही चीज़ हमने उसमें भी करी थी, जब हम पूर्ण वर्ग विधि देखते हैं ना, कि एक्स स्क्वेयर है -5x है बराबर कुछ दे रखा है 16 दे रखा है, मुझे इसको पूर्ण वर्ग बनाना है, पूर्ण वर्ग बनाना है। तो तुम्हें ऐसा करा होगा कि इसको हम ऐसे, मान लो ये 6x है, तुम इसको लिखते हो 2ab ऐसा करके, तो 2 गुणा 3 गुणा 6 ऐसे कर लेते हो। तुम नहीं करना आता कोई दिक्कत नहीं है, फिर क्या करते हो, 3 का स्क्वायर करके जोड़ देते हो और 3 का स्क्वायर करके घटा देते हो। वही सेम आइडिया है, इसको मैं होल क्यूब यानी कि सॉरी होल स्क्वायर कैसे बना सकता हूँ। मज़ा आ जाता अगर यहाँ पर 3 का स्क्वायर होता तो हमारे पास ये किसका बन जाता, x + 3 का होल स्क्वायर बन जाता। तुम खोल कर देखो, x स्क्वायर 2ab, सॉरी ये माइनस का होता तो 2ab + 3 का स्क्वायर। ठीक है, मज़ा आ जाता अगर ये होता तो इसको बना दिया अगर तुम खुद से लिख लो। अगर तुमने खुद से इसको जोड़ा है, अगर तुमने खुद से इसको जोड़ा है तो खुद से तुम्हें घटाना भी पड़ेगा, लेकिन वो बात तुम्हारे दिमाग में रहनी चाहिए कि मज़ा आ जाता अगर ये होता तो। वही आइडिया यहाँ पर है, मज़ा आ जाता ये 4 है जाता तो। अब 4 बनाएंगे कैसे? तो हम किसी भी समीकरण को मान लो मैंने इसको 4 कैसे करूंगा, इस वाली चीज़ को मुझे 2 से गुणा करना पड़ेगा तभी तो 4 होगा। लेकिन समीकरण तो एक तराजू की तरह होता है, उसमें एक चीज़ के साथ जो करोगे दूसरी चीज़ के साथ भी तुम्हें वही चीज़ करनी पड़ेगी। तो अगर इसके साथ तुम्हें 2 का गुणा करना है तो इसके साथ भी 2 का गुणा करो, इसके साथ भी 2 का गुणा करो, हर पद के साथ तुम्हें उसी चीज़ का गुणा करना पड़ेगा, या भाग दे रहे हो तो भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से फिर तुम्हें मिल जाएगा, इसी ऐसे लिख देते हैं कि पूरे समीकरण को ही 2 से गुणा कर दिया। तो अब ये क्या आ जाएगा, 2 का गुणा 2x से होगा तो 4x + 3 दूनी 6y बराबर का चिन्ह 8 दूनी 16। ये समीकरण आ गया ये, और कोई समीकरण में चेंज नहीं आया है। ठीक है, तुमने जितना एक तराजू पर इधर की साइड रखा उतना ही तुमने इधर रख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा उस पर, वो उतना ही संतुलित रहेगा। और ये तो सेम का सेम है ही, 4x + 6y बराबर 7 दूनी 14 है रे यार, यहाँ पर तो सारा ही हट गया। चलो ठीक है, इसमें दोनों के दोनों ही हट गए, कि क्योंकि अब तुम करोगे क्या, तुम इस चीज़ को माइनस करते हो, हम चिन्ह बदलते हैं। क्यों बदलते हैं, कोई वो जरूरी नहीं था, कल मैंने समझाया था। अब कल वाली वीडियो देख कर आओ, मैं पूरी चीज़ रिवाइज नहीं करा सकता। मैं इसको माइनस का चिन्ह कर देता हूँ, ये प्लस है तो इसको ही माइनस, ये प्लस है तो इसको ही माइनस। अगर माइनस का होता तो मैं प्लस कर देता। ठीक है, अब इनको जोड़ देते हैं, 4x में -4x जुड़े तो 0, 6x में -6y जुड़े तो 0, 6y में 6y जुड़े तो 0 माइनस के, और 16y में -14 हुए तो 2। क्या 0 बराबर 2 हो सकता है? नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता। ऐसा सवाल पिछली वाली प्रश्नावली में भी आया था, जब वो कहता है कि 2 रेल की पटरियां हैं, क्या वो आपस में कट करेंगी? वहां पर भी ऐसा ही कुछ बनता है, शायद 18 बराबर 18 ऐसा कुछ आ रहा होता है। अब तुम बताओ, तुम्हें क्या निकाल देते, एक्स और वाई, लेकिन यहाँ पर तो एक्स और वाई दोनों के दोनों ही खत्म हो गए। एक्स और वाई निकालोगे कैसे? एक्स और वाई की कोई फिक्स वैल्यू आ रही है? यहाँ पर नहीं आ रही, कोई फिक्स वैल्यू है ही नहीं। अब हम उसको चेक करेंगे कि ये समीकरण के साथ झमेला क्या है। अगर मैं इसका अनुपात देखूं, 2/4, 3/6, 8/7, क्या कुछ समझ में आ रहा है? ये हो जाएगा 2 से 4 घटा 1/2, 3 से 6 घटा 1/2,
8/7 सेम का सेम रहेगा। ये दोनों बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है। ऐसा कब होता है? जब A1/A2 बराबर B1/B2 हो, बराबर नहीं हो C1/C2 के। तो ये वाला केस तो कब आता है? जब रेखाएं समांतर होती हैं। रेखाएं समांतर होती हैं। तो बताओ एक्स और वाई के क्या मान आएंगे? तुम बताओ। एक्स और वाई का कोई मान आ सकता है? समांतर रेखाएं होती हैं तो एक्स और वाई का कोई मान आता ही नहीं है, उसका तो कोई हल नहीं आता। तो हम सीधा सीधा कह देंगे इसका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। ठीक है, इस तरीके से तुम अभी और सवाल आएंगे तो उनसे तुम सीख जाओगे। बाकी हमने कुछ गड़बड़ तो करी नहीं है। 2 का 4, 6 और 2 16, 4 6 वाई और 2 16। ठीक है, हाँ हमने कोई गड़बड़ नहीं करी है, ऐसे ही आएगा। तो इसका कोई हल नहीं आएगा, ना तो x का कुछ मान आ रहा है ना y का कुछ मान आ रहा है। ठीक है, जो इन दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर दे। ठीक है, अब हम वापस अपने पहले वाले उदाहरण पर लौटते हैं। इसको तुम्हें थोड़ा सा और समझना पड़ेगा। इसमें अनुपात का कुछ कंसेप्ट आ रहा है। इस अनुपात वाले चीज को समझना बहुत अच्छे से मैं समझाने वाला हूं, तो ध्यान से समझना। दो व्यक्तियों का आय का अनुपात है 9/9:7। जो आय है का अनुपात, ध्यान से समझना इस चीज को, एक बार में समझ जाओ, अच्छी बात है। आय का अनुपात उसने दे रखा है 9:7। अनुपात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जो पूरी चीज लिखी हुई है ना, उसको मैं लिख सकता हूँ 9/7। ये दोनों चीजें सेम है। ठीक है, इतना तो थोड़ा बहुत आइडिया होगा। ये 3 बराबर के चिन्ह क्या है भैया? तो इसको कहते हैं इक्विवेलेंट का साइन। ये इक्वल का साइन नहीं है, इक्विवेलेंट का साइन है। इक्विवेलेंट का मतलब होता है एक जैसा। जैसे मैं तुमसे कहूँ कि जैसे वो फेमस एग्जांपल है कि 360 डिग्री है और तुम्हारे पास 2 पाई है। तो 2 पाई तो कुछ अलग चीज है ना, बिल्कुल अलग चीज है, संख्या है। और ये डिग्री है, ये रेडियन है, ये डिग्री है। दोनों बराबर थोड़ी ना हो गए, ये दोनों बराबर नहीं है। ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, एक जैसे हैं कि एक चक्कर काटो तो 300 डिग्री आएगा, एक चक्कर काटो तो 2 पाई रेडियन आएगा। ठीक है, तो इस चक्कर में इसको बराबर कहते हैं, बाकी और कुछ नहीं है। इक्विवेलेंट का चिन्ह होता है एक जैसे, बराबर नहीं। तो ये ऐसा कुछ है अनुपात। अगर मैं तुमसे कहूँ आय कितनी होगी, जैसे मैं तुमसे कहूँ पहले वाला 2 व्यक्ति है ना, तो पहले वाले व्यक्ति की आय है 18 लाख, मान लेते हैं, बहुत ही पैसे वाला व्यक्ति है। दूसरा जो व्यक्ति है उसकी जो आय है, इनकम है, वो है 14 लाख। अब तुम बताओ इनका रेशियो कितना आएगा, अनुपात कितना आएगा? तुम बोलोगे इसको बटे कर दो, कितना आ जाएगा? ये 2 से 2 कट जाए, 2 का भाग दे दो दोनों में, तो 9/7 आ जाएगा। सेम यही अनुपात आ गया ना। जबकि उनकी सैलरी कितनी, सॉरी इनकम कितनी है? 18 लाख और 14 लाख। मैं तुमसे कह रहा हूँ 2 व्यक्ति और हैं, एक की सैलरी है 27 लाख, दूसरे की सैलरी है 21 लाख। तुम बताओ इन दोनों का अनुपात कितना है? तुम फिर से बोलोगे कि इनको तुम बटे कर लेंगे, और 3 से अगर ऊपर नीचे काटे, 3 से 27 को काटे तो 9 आएगा, 21 को 3 से काटे तो 7 आएगा। फिर से अनुपात वही आ गया। यानी कि अनुपात सेम है लेकिन सैलरी अलग अलग हो सकती है, इनकम अलग अलग हो सकती है। यहाँ पर इनकम अलग थी दोनों की, 18 लाख 14 लाख, यहाँ पर इनकम अलग है, लेकिन दोनों का जब हम अनुपात निकाल रहे हैं तो वो कट के 9/7 ही आ रहा है, 7 ही आ रहा है। अब यहाँ पर हुआ क्या है वो समझना। तुम्हारे पास अनुपात कितना है? तुम्हारे पास अनुपात कितना है? तो तुम्हें असल में ये नहीं पता, तुम ऐसा मत बोल देना कि दोनों व्यक्तियों की आय, एक की है 9 एक की है 7, ऐसे मत बोल देना दोनों व्यक्तियों की, क्योंकि उसकी असल में आय कितनी है तुम्हें नहीं पता। वो तो उसने अनुपात दे रखा है, उसकी असली आय इतनी भी हो सकती है उन दोनों की, इतनी भी हो सकती है, और भी हो सकती है कोई। ठीक है, तो असल में यहाँ पर हो क्या रहा है कि अगर 9 में तुम ऊपर नीचे 2 का गुणा कर दो, ऊपर नीचे 2 का गुणा कर दो, ठीक है, ऊपर नीचे दोनों 2 का गुणा कर दो, तुम्हें 18-14 मिल जाएगा। अगर तुम ऊपर नीचे 3 का गुणा कर दो तो तुम्हें 27/21 मिल जाएगा। ठीक है, 27 और 21 उनकी इनकम हो जाएगी। तो तुम देख रहे हो, एक 9 में और 7 में किसी संख्या का गुणा होता है तब हमें एक्चुअल जो इनकम है वो निकल के आती है। तो वो किसका गुणा करें हमें क्या पता, 2 का गुणा कर रहे हैं, 3 का गुणा कर रहे हैं, 4 का गुणा कर रहे हैं, क्या पता। तो जो क्या पता है, अज्ञात चीज है जो तुम्हें नहीं पता, उसको ही तो हम एक्स बोलते हैं। तो असल में तुम एक्स का गुणा कर रहे होगे तब तुम्हें इनकम निकल के आएगी। तो ये तो है आय का अनुपात। एक्चुअल जो आय है वो कितनी है? पहले व्यक्ति की है 9x और दूसरे व्यक्ति की है 7x। आई बात समझ?
9x है पहले व्यक्ति की, और जो दूसरा व्यक्ति है उसकी है जो इनकम आय है 7x। अब x कुछ भी हो सकता है, 2 होगा, मान लो x का मान हमें मिल गया 2, तो मैं क्या करूंगा 2 को यहाँ पर रखूंगा तो इसकी आ जाएगा 18, इसका हो जाएगा 14 लाख। ऐसे 4 आ गया मान लो तो 9 चौके 36 लाख इसकी होगी, 7 चौके 28 लाख इसकी होगी। ठीक है, तो पहली बात तो ये समझ में आई कि अनुपात का क्या जमीला है। ऐसे ही अब उसने खर्चों का अनुपात दिया है, तो अब इसको तुम खुद से बनाओ। खर्चों का अनुपात उसने क्या दे रखा है, खर्चों का अनुपात उसने दे रखा है 4:3, और ये किसके बराबर होगा 4/3, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। 4/3 लिखो, 4/3 लिखो, बात एक ही है। तो एक्चुअल खर्चा कितना है, हमें क्या पता कितने का उसमें गुणा हो रहा है 4 और 3 में, तो हमने बोल दिया एक होगा 4x, सॉरी अलग लिखेंगे ना, इसमें अलग भी तो हो सकता है, जरूरी थोड़ी ना कि यहाँ पर जितने का गुणा हो रहा है खर्चे में भी उतने का गुणा होगा, वहाँ पर किसी और संख्या का गुणा हो सकता है, तो हमने उसको y मान लिया 3y। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास खर्चा, पहले का खर्चा इतना है, लिखते जाना ये सारी चीज़ें, पहले का खर्चा इतना, दूसरे का खर्चा 3y। अब देखना यहाँ से, यदि प्रत्येक व्यक्ति, सवाल क्या कह रहा है, यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने 2000 रुपये बचा लेता है, 2000 रुपये बचा लेता है, एक तरीके से ये उसकी बचत है कि कितना बचत बचा लेता है, वो 200 रुपया बचता है, तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो वो असल में क्या ज्ञात करवा रहा है, ये आय ज्ञात करवा रहा है, तो तुम्हें सबसे पहले x निकालना पड़ेगा ताकि तुम इसमें x में गुणा कर पाओ, और गुणा करके तुम असली आय निकाल पाओ। बात आ रही समझ, पूरा सवाल समझ में आया तुम्हें, भाड़ में गया कितना टाइम लग रहा है, तुम तो सवाल को समझो, ऐसे मत देखा करो कि अब पता नहीं कितना टाइम ले रहा है, इतना लंबा सवाल कर रहा है। तुम्हें समझ में आ रही है कि नहीं चीज़ें, वो जरूरी है। तो ये तुम्हें इतना समझ में आया काफ़ी है। अब तुम मुझे बताओ, बचत ये जो 2000 उसने दी है सवाल में, वो कैसे आई होगी। जितना तुम कमा रहे हो, जितनी तुम्हारी आय है, मान लो हम पहले व्यक्ति की बात करते हैं, पहले व्यक्ति की बात कर रहे हैं हम, तो पहले व्यक्ति कमा कितना रहा है, मान लो तुम्हें बचत निकालनी है कि कितनी वो बचत कर रहा है, तो वो क्या होगा, कितना वह कमा रहा है, उसमें से वो कितना खर्चा कर रहा है, उसको घटाओगे तभी तो बचत निकलेगी। तुम 25,000 रुपये कमाते हो, तुम्हारा खर्चा होता है 20,000 का, तुम 25,000 कमाते हो, तुम्हारा खर्चा होता है 20,000 का, तुम्हें महीने का कितना बचता है, तुम बोलोगे 5,000 बचता है। सिंपल सा मैथ है ना। तो ये जो फॉर्मूला है लोग इसको फॉर्मूला बोलते हैं, लेकिन ये तो कॉमन सेंस है कि बचत कैसे निकालोगे, तुम जितना कमा रहे हो उसमें से खर्चा घटा दो, तुम्हारी बचत आ जाएगी। ये रटने वाली चीज़ है, तुम्हें रटने वाली चीज़ लग रही है। उसने क्या बोला है, 2000 बचत है, 2000 बचत है, दोनों व्यक्तियों की बात कर रहा है, तो पहले व्यक्ति की भी 2000 बचत आई, और पहले व्यक्ति की आय कितनी है 9x, खर्चा कितना है पहले व्यक्ति का 4y। पहला समीकरण तुम्हें आसानी से मिल गया, पहला समीकरण तुम्हें मिल चुका है। दूसरा समीकरण बताओ। अब दूसरा समीकरण हम बनाते हैं, कहाँ बनाए, दूसरा समीकरण भी हम यहीं पर बना लेते हैं। दूसरा खुद से बनाओ, चलो खुद से बनाओ, पॉज करो, खुद से बनाओ, तभी सीख पाओगे, नहीं तो बहुत दिक्कत आएगी तुम्हें। चलो दूसरे व्यक्ति का, मुझे उम्मीद है तुमने ट्राई करा होगा कम से कम एक बार तो। दूसरे व्यक्ति की बचत बताओ भैया, बचत उसकी कितनी है, तो 2000 है, उसकी भी 2000 है। कमाता कितना है दूसरा व्यक्ति 7x, खर्चा कितना कर देता है दूसरा व्यक्ति 3y, तो कमाता है उसमें से खर्चे को उठा दो, बचत मिल जाएगी। दूसरा समीकरण ये आया। दोनों समीकरणों को सॉल्व करो, पहला समीकरण, दूसरा समीकरण। तुम्हें x की ज़रूरत है तो x निकालना किसी भी हालत में। तो मैं क्या करूँगा, निकालो, चलो दोनों समीकरणों को सॉल्व करो। विलोपन से हल करना है तो बहुत आसान है, विलोपन से हल करना, सीख भी जाओगे इसी बहाने। चलो आ जाओ, समीकरण नंबर 1 2 कोई भी दे लो। चलो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें x को बचाए रखना है, क्योंकि तुम्हें x चाहिए, तो तुम y को हटाओ, कैसे भी करके y को हटाओ। तुम्हें ऐसे की आदत रहती है कि 7x - 3y बराबर 2000, तो ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और इधर क्या है, 9x - 4y बराबर 2000। तुम्हें अगर y को घटाना है, y को अगर हटाना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम बताओ।
तो मैं वाई वाले पद को सेम करना पड़ेगा, ऊपर जितना है वैसा ही अगर नीचे होता तो मैं उसको घटा देता। अब वो करेंगे कैसे, तो उसके लिए बहुत ही सिंपल है, तुम 3 का गुणा इस पूरे समीकरण में कर दो। 3 का गुणा तुमने इस पूरे समीकरण से करा, यहाँ पर 3 था तो इसमें 3 का गुणा करा, यहाँ पर 4 है तो ऊपर वाले में 4 का गुणा कर दो। ये करते ही जादू हो गया। ये ऊपर वाला समीकरण क्या आएगा, 7 चौके 28x, फिर 4 का गुणा 3 से होगा तो 4 × 3 = 12y बराबर 4 दूनी 8000। कई लोग गलती कर देते हैं कि 4 का गुणा इन दोनों में तो कर लेते हैं लेकिन इसमें नहीं करते, पूरे समीकरण में करना है। तो इधर 8000 हो गया। ये दूसरा समीकरण 9 × 3 = 27x, देख रहे हो x वाला तो बच गया, लेकिन ये देखो 4 × 3 = 12y, दोनों के दोनों बराबर हो चुके हैं और 3 दूनी 6000 ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हमें तो घटाना है, घटाओगे ना तो घटाने के लिए सबसे पहले चिन्ह बदल दो, ये माइनस का ये प्लस का चिन्ह हो जाएगा, ये माइनस का। अब दोनों को जोड़ दो, अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो ये तो कितना हो जाएगा, 28 में से 27 गए तो x बचेगा -12। अब ये माइनस का नहीं है, -12 नहीं है, ये प्लस का 12 है, ये नया चिन्ह है इसका। तो माइनस का 12y और प्लस का 12y कितने हो गए, 0। 8000 और माइनस का 6000 यानी कितना बचा, प्लस का 2000, x आ गया 2000। और तुम्हें क्या निकालना था, पहले व्यक्ति की आय नहीं, दोनों की मासिक आय ज्ञात करनी थी, ठीक है। तो उनकी मासिक आय क्या है, ये है। तो x की वैल्यू में लिख चुकी है 2000, तो मैं इसकी जगह पर रख दूंगा, ठीक है। इसी चीज को चलो मैं कॉपी पेस्ट ही कर लेता। तो भाई साहब ये चीज हमें निकालनी थी, पहले व्यक्ति की जो आय है वो क्या हो जाएगी, 9 × 2000। x का मान मिल गया ना हमें, x ही हमें चाहिए थी, और ये कितना हो जाएगा, 7 × 2000। पहले व्यक्ति की आय आ चुकी है 18000, दूसरे व्यक्ति की आय आ चुकी है 14000। यही तुम्हारे आंसर्स हैं, मासिक आय है ये, ठीक है। पूरा लॉजिक समझ में आ रहा है, नहीं तो रटना पड़ेगा तुम्हें ये सवाल, सच्ची बता रहा हूँ तुम्हें रटना पड़ेगा कि क्यों x निकाल रहे हैं, क्यों y निकाल रहे हैं, कहाँ से क्या कर रहे हैं, अनुपात का कुछ क्या चीज़, अनुपात का क्या सीन है, कुछ नहीं समझ में आएगा तुम्हें। अगर तुम्हें ये सॉल्यूशन अगर समझ जाओ तो कुछ बात है, ठीक है। 10वां सवाल ये पूछा जा चुका है और बार बार पूछा जाता है, ऑप्शन बना के पूछ लेते हैं इसका तो, ठीक है। तो सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं। जैसे तुम्हारे सामने 2 अंकों की कोई संख्या है, मान लो वो है 56 है, तो इसमें ये क्या है, इकाई अंक, और 5 क्या है, दहाई अंक। तो इस चीज को मैं कैसे लिख सकता हूं, थोड़ा सा फैलाकर अगर मैं लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं, मैं 5 में अगर 10 का गुणा करूं, देखो इकाई का मतलब क्या होता है 1, दहाई का मतलब क्या होता है 10, सैकड़ा का मतलब 100। तो मैं इकाई वाले अंक में तो 1 का गुणा कर रहा हूँ, इकाई वाले अंक में तो 1 का गुणा कर रहा हूँ, और दहाई वाला जो अंक है उसमें मैं 10 का गुणा कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये कितना आ गया 50, और ये कितना आ गया 6, 56 ही आ जाएगा ना वापस। समझ में आ रहा है क्या करा मैंने, ऐसी मान लो तुम कोई भी संख्या ले लो जो ऐसी दिखती हो, दिखने में वो ऐसी हो, तो उसके साथ मैं क्या करता हूँ, क्या कर सकता हूँ, उसके साथ में क्या कर सकता हूँ, उसको लिखने का तरीका क्या है, ये है इकाई अंक, ये है इकाई अंक, इकाई का मतलब होता है 1, ये है दहाई अंक, दहाई का मतलब होता है 10, ठीक है। तो मैं दहाई अंक में 10 का गुणा कर दूंगा यानी 10x हो गया, प्लस इकाई अंक में 1 का गुणा कर दूंगा, या y में 1 का गुणा करूंगा तो y आ जाएगा। तो x y को मैं लिख सकता हूँ 10x + y, और यही सवाल सिंपल पूछ लिया गया था ऑप्शन बनाकर, शायद 2025 में, जितना जहां तक मुझे याद है 2025 में पूछा था। ऐसे ही तुमसे एक और पूछ लेगा, मान लो अगर इसके अंकों को पलट दें, इसके अंकों को पलट दें, तो अंकों को पलटने पर बनेगा क्या, तुम बताओ। ये x y है, अंकों को पलट दोगे तो y वाला अंक पहले आ जाएगा, x बाद में। अब फिर से वही चीज, फिर से वही चीज, ये इकाई अंक है, इकाई का मतलब होता है 1, ये दहाई अंक है, दहाई का मतलब होता है 10, तो दहाई यानी 10 का गुणा कर दूंगा y में, प्लस इकाई अंक है x, तो उसमें कर दूंगा 1 का। तो ये दोनों चीजें बस लिख लो, यही है कंसेप्ट, और बार बार पूछा जा रहा है, ये कभी भी इस बार भी पूछ लेगा, कोई शक वाली बात नहीं है इस पर कि नहीं पूछेगा, इसको कभी भी पूछ सकता है ये,
ठीक है, तो शायद ये चीज़ तुम्हें समझ में आई होगी। इसको एग्जाम्पल की तरह देख लेना कि हाँ भैया ये कंसेप्ट है, मेन कंसेप्ट तो ये है। और उसको समझने के लिए वो ऊपर मैंने एग्जाम्पल भी दे दिया 56 वाला, उससे भी तुम्हें अच्छे से समझ में आया होगा कि ये कैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो इसको नोट करो तुरंत। फिर हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। चलो पढ़ो अब इस सवाल को, तुम्हें आसानी से ये पूरी बात समझ में आ जाएगी। 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की संख्या है, उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यानी कोई संख्या है 2 अंकों की, तो वो उसने बताया नहीं है कि वो संख्या क्या है, तो हम मान लेंगे खुद से। हमने माना एक 2 अंकों की संख्या एक्स वाई है, उसका पहला अंक है एक्स, दूसरा अंक है वाई। ठीक है, जैसे 56 है, जैसे 76 है, जैसे 23 है, तो ये हो गया पहला अंक। ये जो है वो कुछ भी हो सकता है ना, ये वाला अंक तो वो मैंने एक्स मान लिया, दूसरा अंक क्या हो सकता है वाई, वो भी मैंने कुछ भी मान लिया। तो ऐसे वो दिखने में जो 2 अंकों की संख्या है वो एक्स वाई जैसी दिखेगी। ये एक्स गुणा वाई से नहीं हो रहा है, ये समझ लेना कि तुम कर दो कि एक्स गुणा तो वाई से हो रहा है भैया, ये गुणा नहीं हो रहा, ये बस लिखने का तरीका है कि वो दिखने में कैसी है। शब्दों पर गौर कर लेना। अब वो कह रहा है इसको पलट दें, इसको उलट दें, इसके अंकों को उलट दें, तो अंकों को उलटोगे तो वाई एक्स हो जाएगा। अब वो कह रहा है इन दोनों का योग, तो मैंने इन दोनों का योग करा और वो कह रहा है 66 आएगा। मैंने कहा ठीक है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है, अब संख्या के अंक कौन से हैं? अंक यही तो हैं, संख्या ये पूरी है, अंक ये है एक्स और वाई। ठीक है ना, कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आता है। ये 56 है, 56 पूरी की पूरी एक संख्या है। ठीक है, पूरी की पूरी एक संख्या है। ये जो 5 है और ये 6 है वो है अंक। इतना डिटेल में तो शायद ही कोई करा रहा होगा आज के टाइम पर, लेकिन फिर भी ठीक है। वो कह रहा है इन अंकों का जो अंतर है, अंतर कि एक में से दूसरे को घटाओ, जैसे ये 5 और 6 है, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाओ, 6 में से 5 घटाओ तो कितना आएगा? 1 आएगा ना। तो इनके बीच का अंतर क्या है? 1 है। तो इनके अंकों का अंतर 2 है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि एक्स संख्या बड़ी है, तो मैं एक्स में से वाई को घटा रहा हूँ। 2 अंक हैं एक्स और वाई, उनके अंतर निकालोगे तो वो आ जाएगा 2। मान लेता हूँ मैं एक्स बड़ी संख्या है। ठीक है, मैंने ऐसे मान लिया है, नहीं तो तुम्हें 2 केस बनाने पड़ेंगे कि बड़ी वाली तो वाई भी हो सकती है, तो वाई में से 2 एक्स घटा दो तो भी 2 आना चाहिए। अंतर बोल रहा है ना वो। ठीक है, लेकिन हम कोई एक केस से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो ये तो समझ में आता है कि ये एक समीकरण हमारे पास आ चुका है। ठीक है, एक समीकरण हमारे पास आ चुका है, मान लिया हमने ये वाला समीकरण बन गया। यहां से क्या समीकरण बन रहा है? हमने बोला कि ये कोई गुणा वगैरह नहीं हो रहा है, ये तो हमें खोलना पड़ेगा इसको। ये तो बस दिखने में ऐसी संख्या है, तो हम फिर से वही चीज करेंगे। ये दहाई अंक है तो 10 का गुणा कर देंगे एक्स से। ये इकाई अंक है तो इकाई का अंक वाई कर देंगे ऐसे। अब ये वाई जो है वो दहाई का अंक है, तो मैं 10 का गुणा वाई से करूंगा, एक्स का गुणा 1 से करूंगा, बराबर 66 है। देखो जरा, 10x और 1x कितने हो गए? 11x। वाई और 10y कितने हो गए? 11y, बराबर 66। साफ साफ दिख रहा है कि 11 कॉमन आ जाएगा, या कॉमन गया भाड़ में। कॉमन का मतलब ही होता है भाग देना, ये बात समझ जाओ अभी से। अगर मैं इसमें से कॉमन ले रहा हूँ 11, तो कॉमन लेने का मतलब होता है तुम तीनों चीज़ों में 11 का भाग दे रहे हो, और ये कॉमन लिव गया, तुमसे बिना पूछे लिव गया। ठीक है, ये कॉमन लेने का मतलब ये होता है भाग देना। तो ये कितना आ गया? x। यहाँ पर कितना आ गया? y। यहाँ से कितना आ गया? 6। 2 समीकरण तुम्हारे पास आ चुके हैं, पहला समीकरण, दूसरा समीकरण। दोनों समीकरणों को सॉल्व करो, तुम्हारा उत्तर मिल जाएगा। तुम्हें क्या चाहिए? ऐसी संख्याएं कितनी हैं, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तुम्हें संख्या ज्ञात करनी है कि जो एक्स वाई जो संख्या है वो दिखती कैसी है। पलटने वाला तो तुम्हें तुरंत पता चल जाएगा, वाई एक्स। तो तुम्हें सबसे पहले एक्स और वाई पता निकालना है, तभी तो वो संख्या बना पाओगे। ठीक है, तो मुझे एक्स और वाई चाहिए। पहला समीकरण हो गया था एक्स माइनस वाई बराबर 2, दूसरा समीकरण आया है एक्स प्लस वाई बराबर 6। दोनों को जरा सॉल्व करो तो विलोपन से। मुझे एक चीज़ गायब करनी है, कैसे गायब करूँगा तुम बताओ? यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि ये माइनस की वाई है, ये प्लस की वाई है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो ये 0 हो जाएगी। इन दोनों को जोड़ूंगा तो 2x हो गई, ये दोनों को जोड़ा तो 0 हो गया, बराबर इन दोनों को जोड़ा तो 8 हो गया। x बराबर हो जाएगा 4। अगर x 4 आ गया तो किसी एक में रख दो, किसी एक में रख दो। ठीक है, कोई किसी में भी रख सकते हो। मान लो यहाँ से तुमने x रखा तो y कितना आ जाएगा? 4 प्लस वाई बराबर 6। 4 जाएगा उधर की साइड तो माइनस का 4 हो जाएगा, 6 में से 4 जाएगा 2। मुझे x और y दोनों के दोनों मिल चुके हैं, इस समीकरण का कोई उपयोग नहीं है। संख्या ज्ञात करो, संख्या बताओ तो जरा।
संख्या जो हमारी थी एक्स वाई, जो हमने मानी थी कि वो दिखने में ऐसी है, तो एक्स क्या है 4 है, वाई क्या है 2 है। इनका गुणा मत कर देना कि 8 आ गया उत्तर। मैं फिर से बोल रहा हूँ, हमने ये दिखावटी बनाया था कि ये दिखने में कैसी है। तो एक्स की जगह पर 2 आएगा, वाई की जगह पर सॉरी एक्स की जगह पर 4 आएगा, वाई की जगह पर 2 आएगा। ये है वो संख्या। और पलटने पर क्या बनी थी वाई एक्स, तो वो क्या हो जाएगी पलट दो 2 4। ठीक है, तो ये तुम्हारे आंसर्स हो जाएंगे। समझ में आया पूरा का पूरा कंसेप्ट और कैसे करना है इसको? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सच बता रहा हूँ, कभी भी पूछ लेगा तुमसे। सीबीएसई में तो इस बार भी पूछा था शायद यही सवाल, ये जो इस कंसेप्ट पर आधारित। अब प्रश्नावली को चालू करते हैं। आधा घंटा हो चुका है उदाहरण में और समझते हुए, अब हम स्पीड में कर सकते हैं सारे सवालों को। वैसे तो ये पहला सवाल आता है, वो मैं फिर से कह रहा हूँ, ये तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए आता है। इसको प्रतिस्थापन और विलोपन दोनों से सॉल्व करना है तुम्हें, ठीक है? तुम तो कोई भी सवाल हो दोनों से ट्राई करा करो। खासकर तुम अब विलोपन की प्रैक्टिस कर सकते हो, पिछली वाले लेक्चर में हम प्रतिस्थापन की अच्छी प्रैक्टिस कर चुके हैं। तुम कोशिश करना कि विलोपन से सारे सवाल कर दो, बाकी प्रतिस्थापन को भी साथ ही साथ करते जाना, ठीक है? 2 मेथड है तुम्हारा, मेथड नंबर 1 डाल देना विलोपन और मेथड नंबर 2 डाल देना प्रतिस्थापना, और दोनों तरीके से सारे सवालों को करो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैंने शायद पिछली क्लास में भी देखा था कि ये सवाल तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए होते हैं। अगर मैंने इन्हें करा दिया तो तुम्हारे साथ गलत कर रहा हूँ मैं, ये बात समझ लेना, ये एक गुनाह है, ठीक है? बाकी खुद से ट्राई करो, फिर मैं एक बार थोड़ा थोड़ा समझाऊंगा, पूरा तो नहीं समझाने वाला, क्योंकि ये सवाल तुम्हारे लिए है। ऐसे जो सवाल आते हैं उनको समझाने का काम मेरा है कि ये सवाल है, इसको थोड़ा सा समझा दो, समीकरण बन जाए, फिर से तुमको दे दूं, तुम प्रैक्टिस करो उसकी। तो इसमें भी ऐसे ही मैं समझा दूं पूरा सवाल और तुम फिर खुद से उन समीकरणों को सॉल्व करो। समीकरणों को सॉल्व करना तो तुम्हारा काम होना चाहिए, ना कि मेरा। तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, ना कि मुझे तो आते ही है ये सारे सवाल। मैं क्यों मतलब मेरे कराने से कि हो क्या जाएगा, ठीक है? तो पहला सवाल है, क्या करोगे बताओ तुम? x प्लस वाई बराबर 5 है, 2x माइनस 3y बराबर 4 है। क्या करूँगा? या तो x को उठाऊंगा या y को उठाऊंगा, कोई भी उठा सकते हो। मान लो मैंने यहाँ पर 2 कर दिया, दोनों चीज़ें बराबर कर ली, तो ऊपर वाले में किसका गुणा करूँगा? 2 का गुणा करूँगा ना पूरे समीकरण में। तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 2y और ये हो जाएगा 10। अब दोनों को घटा दूंगा, 2x में ये माइनस घटा रहा हूँ तो चिन्ह बदल दो, ये प्लस का हो गया ये माइनस का हो गया, दोनों को जोड़ दो। अगर तुम जब घटाने की कहते हो ना तो बस माइनस का चिन्ह लगाकर उसको जोड़ते ही हैं, फाइनली तो जोड़ना ही है। अगर घटाने की बात करते हैं तो बस चिन्ह बदल देते हैं, और अगर डार्क जोड़ना होता है तो जोड़ देते हैं। करो 2x और माइनस 2x 0 हो गए, 2y प्लस का 3y 5y हो गया, इधर 10 और 4 14 हो गए, y बराबर आ गया 14/5। इस y को तुम किसी भी समीकरण रख दो, x मिल जाएगा तुम्हें। जैसे 2x माइनस 3 y मुझे मिला है 14/5 बराबर 4। x की वैल्यू तुम्हें आसानी से मिल जाएगी, 14×42/5, उधर जाएगा तो 4 प्लस 42/5 बटे में 2 जाएगा, तो 5 चौके 20। गड़बड़ कर दी कुछ? अरे जो भी आए वो कर ले, वो अब गुणा भागी तो है, या इसको भी मैं ही करके दिखाऊं? ओरिजिनल इक्वेशन ये है, चलो कर ही देता हूँ। अब तुम बोलोगे आ नहीं रहा होगा इसको, सारे नहीं बोल रहे होगे, कुछ बोल रहे होगे। तो y का मान ठीक है, ये आया 5, ठीक है। अब x प्लस वाई है बराबर 5 है, जो y का मान में तुम्हें मिला है 14/5 बराबर 5 है। x बराबर 5 बटे माइनस 14/5, 5 25 माइनस 14, 25 में से 14 गए तो कितने बचे? 6 और 5 11/5, ठीक है? 11/5 x आ जाएगा। कुछ टफ सवाल था इसमें कुछ? दूसरा सवाल खुद से करो, इसको मैं नहीं कराने वाला। दूसरा सवाल खुद से करो, आसानी से हो जाएगा। तुम y हटाने की कोशिश करना, क्योंकि इसमें तुम जैसे ही 2 का गुणा करोगे ये 4y हो जाएगा, माइनस का 4y हो जाएगा, ये प्लस का 4y, दोनों को जोड़ दो घट जाएगा। कितना आसान है। यहाँ पर क्या करोगे? कुछ भी हो। अब इसमें क्या करते हैं, ये तो भैया कुछ अलग सा दिख रहा है, इसको कैसे करेंगे? ये तो खैर ठीक है, हमें इसकी आदत है कि ठीक है x और y साथ में है, लेकिन यहाँ पर ये क्या है भैया, इसको कैसे करेंगे? उसको देख के ही घबरा जाते हैं। तो फिर से वही चीज़, तुम्हें क्या चाहिए वो बना लो, मज़ा आ जाता। अगर ये x और y एक साथ होते, तुम्हारे दिमाग में यही तो आता है कि ऐसा कुछ होता ना कि x y एक साइड और अचर पद एक साइड, x y एक साइड, जो संख्या वाला है x अचर वाला है वो एक साइड। तुम्हें जैसे चाहिए वैसे बना लिया करो पहले, तब तुम कुछ करा करो। तो यहाँ पर देखो x y को मैं एक साइड रखूंगा और 4 को उधर भेज दूंगा,
3x माइनस 5y बराबर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब तो ठीक है, अब देखने में बढ़िया लग रहा है। इसको देखो, ये जो अचर है उसको सॉरी चर है उसको एक साइड ले आओ, 9x की साइड ही ले आओ, तो -2y हो जाएगा बराबर 7 उधर ही ले गया। अब तो बढ़िया है ना, अब कर लोगे। अब तो कुछ भी नहीं बचा, इसमें कितने का गुणा करोगे, 3 का गुणा कर लोगे ताकि 9 हो जाएगा, फिर घटा दो। इसमें क्या करोगे, कुछ नहीं है, तुम्हें जिसकी आदत है वो बनाओ, ऐसे समीकरण फिर से नहीं बना सकते इनमें से कुछ। तुम्हें असल में क्या चाहिए, तुम्हें बटे वाली चीज़ों से नफरत है, तुम्हें उसकी आदत नहीं है, नफरत नहीं, तुम्हें उसकी आदत नहीं है, तुम्हें ऐसी चीज़ों की आदत है कि एक लाइन में आ जाए कुछ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मुझे यहाँ से 2 हट जाए, मज़ा आ जाता अगर ये 2 हट जाता तो, मज़ा आ जाता अगर ये 3 हट जाता तो, ऐसे यहाँ से ये 3 हट जाता तो मज़ा आ जाता, एक लाइन में आ जाता सारी चीज़ें। तो हम क्या करेंगे, अगर ये तुम्हें 2 हटाना है तो उसको फिर तरीके ढूंढो, किस तरीके से तुम उसको हटा सकते हो। तो सबसे सिंपल तरीका है कि यहाँ पर अगर 2 होता, अगर इनसे 2 का गुणा कर दूँ तो 2 से 2 हट जाता। लेकिन मैं कहूँगा अगर तूने 2 का गुणा करा है तो फिर इसमें भी 2 का गुणा करा, इसमें भी 2 का गुणा कर। ठीक है, तो ठीक है, तुमने 2 का गुणा करा, लेकिन 2 से 3 तो कट ही नहीं रहा, 3 तो फिर से बच गया। अब 3 को हटाने का फिर से क्या तरीका है कि तुम इसमें 3 का गुणा करो, अगर तुम इसमें 3 का गुणा कर रहे हो तो इसमें भी 3 का गुणा करो, इसमें भी 3 का गुणा करो, यानी कि तुम्हें 3 और 2 दोनों का गुणा करना पड़ेगा। समझ रहे हो, 3 का भी गुणा करो, 2 का भी गुणा करो पूरे समीकरण से, यानी असल में तुम्हें 6 का गुणा करना पड़ेगा, 6 का गुणा करना पड़ेगा, तब जाकर तुम्हारा समीकरण सॉल्व होगा, सरल होगा। तो करो, 6 गुणा x बटे 2 प्लस 6 गुणा 2y बटे 3 प्लस बराबर 6 गुणा -1, 2 से 6 गया 3x, 3 से 6 गया 2y, सॉरी 2 गुणा 2y 4y हो जाएंगे बराबर -6। पहला समीकरण आया ये। दूसरा समीकरण जरा खुद से करो, यहां से तुम्हें 3 से दिक्कत है, 3 कैसे हटेगा, अगर यहां पर 3 होता तो 3 से 3 कट जाता, तो तुमने 3 का गुणा करा तो इसमें भी 3 का गुणा करो, इसमें भी 3 का गुणा करो, यानी पूरे समीकरण में ही तुम्हें 3 का गुणा करना पड़ जाएगा। बात आ रही है समझ में, इस पूरे में 3 का गुणा करो, तो 3 का गुणा कैसे होगा, 3 का गुणा इस पूरे समीकरण में कर रहा हूँ तो कितना हो जाएगा, 3x माइनस 3y बटे 3 बराबर 3 रख के 9, इससे तो ये हट ही जाएगा, केवल y बचेगा। कर सकते हो, अब इसको घटा दो, बस घटा दो, घटाना भी नहीं आ रहा तो मैं नहीं करूँगा अब यहाँ से, ये मेरा काम नहीं है, मेरा काम हो चुका है समझा कर पहले ही। अब ये आ जाता है दूसरा सवाल, तो मैंने ये सारे के सारे जो सवाल हैं विलोपन विधि से हल करने हैं। पेपर में तुमसे शायद ही कहेगा कि विलोपन से सॉल्व करो, हाँ कह देता है कभी कभी, लेकिन जो ज़्यादातर ऐसी वर्ड प्रॉब्लम होती है ना कि कहानी जैसी लिखी हुई है, उसके समीकरण बनाओ पहले तो फिर उसको सॉल्व करो, इनको वो कहता नहीं कि विलोपन से करो, प्रतिस्थापन से करो, वो तो तुम्हें जैसे आ रहा है वो ऐसे कर लो। तुम इस सवाल को ग्राफी विधि से भी कर सकते हो, क्योंकि समीकरण है ना, समीकरण को तुम कैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती। पढ़ो जरा, यदि अंश में 1 जोड़ दें, हर में से 1 घटा दें, तो भिन्न जो है वो 1 में बदल जाती है। तो भिन्न थी क्या, जिसमें तुमने 1 जोड़ा, जिसके हर में तुमने 1 घटाया, तुम्हें भिन्न के बारे में नहीं पता। तो जो भिन्न है उसको हम थोड़ी देर के लिए कुछ मानेंगे, जैसे जो भिन्न होगी वो दिखने में कुछ ऐसी होगी, x बटे वाई। ठीक है, अब वो कह रहा है इसका अंश में तो 1 जोड़ दो, तो मैंने कहा अंश में चलो 1 जोड़ दिया, जो भी हमारे पास भिन्न थी, हर में से 1 घटा दो, ठीक है मैंने हर में से 1 घटा दिया, तो जो भिन्न है वो बन जाती है 1। वो कह रहा है तो भिन्न 1 में बदल जाती है, तो ये पूरी की पूरी जो भिन्न है वो 1 के बराबर आ जाती है। पहला समीकरण हमारे पास यहाँ से निकलेगा, अगर तुम इसका वज्रगुणा कर लो, वज्रगुणा कर लो तो सीधा सीधा हमारे पास समीकरण नहीं आ जाएगा कि इसके नीचे क्या होगा, 1 का गुणा इससे करो, 1 का गुणा इससे करो, क्या आ जाएगा ये सीधा सीधा, नीचे लिखते रहो, चलो या यहीं लिख लेता हूँ, x प्लस 1 बराबर y माइनस 1। ठीक है, तुम्हें किसकी आदत है, चरों को एक साइड करो, अचर को एक साइड करो, तो y को इधर लेकर आओ, 1 को उधर लेकर जाओ, तो x माइनस वाई बराबर 1 उधर जाएगा तो प्लस सॉरी माइनस का 1 हो जाएगा, और माइनस का 1 पहले से था यानी कि माइनस का 2 हो जाएगा। पहला समीकरण तुम्हें ये मिल चुका है। ठीक है, पहला समीकरण तुम्हें मिला ये, पहला समीकरण। दूसरा समीकरण कैसे मिलेगा, बना हुआ वो, उसको पूरा टीचर के ऊपर मत छोड़ दिया करो कि यही करेगा, यही है बस यही कर देगा पूरा सवाल।
जितना वो थोड़ा सा हिंट दे उससे आगे का खुद से ट्राई करा करो। अगर फिर से अटक जाओ तो फिर से उसका देखोगी अगला उसने हिंट क्या दी, उसके बेस पर खुद से सॉल्व करो सारे सवालों को। यह अब वो कह रहा है, अब दूसरी चीज है, यहां से अलग चीज चालू हो रही है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। तो जो भिन्न है, शुरुआती जो भिन्न है क्या थी, x/y थी। अब वो कह रहा है यदि हम हर में एक जोड़ देते हैं ना, ये जो हर है उसमें अगर तुमने एक जोड़ा तो फिर वो क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। तो फिर से हम वही चीज करेंगे, वज्रगुणा कर लो तो तुम्हें समीकरण मिल जाएगा। तो जैसे ही तुमने वज्रगुणा करा, 2 का गुणा होगा x से, 1 का गुणा होगा y+1 से, तो ये क्या हो जाएगा, 2x बराबर y+1। चर को एक साइड, अचर को एक साइड। कितना सिंपल चीजें हैं, फिर भी कहते हो कि मैथ टफ है। पता नहीं क्यों कहते हैं लोग, मैं भी कहता था एक टाइम पर, लेकिन मजा आने लग जाता है एक टाइम के बाद, ठीक है। तो आसान लगने लग जाती हैं चीजें, समझाने वाला ढंग का होना चाहिए बस। तो तुम्हारे पास 2 समीकरण आ चुके हैं, विलोपन से सॉल्व करो, तुम्हारे ऊपर है। तुम्हें देख रहे हो -y समान चीजें हैं, घटाओगे इसका चिन्ह बदल जाएगा +y, और ये माइनस का y है, दोनों को जोड़ोगे तो प्लस का y माइनस का y 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो माइनस का x बराबर -3, यानी x बराबर आ जाएगा 3। शायद से सॉल्व करो, तुम्हारे लिए है। इतना ही कर सकता हूं मैं, पूरी प्रश्नावली पूरी सॉल्यूशन में तुम्हें नहीं देने वाला। वो फिर पासबुक जैसे हो जाएगा कि पासबुक में जैसे तुम छाप लेते हो ना, वही चीज़ यहाँ पर चल रही होगी, तुम दिमाग लाना बंद कर दोगे। मैंने तुम्हें 2 समीकरण लाकर दे दिए हैं, अब इनको तुम सॉल्व करके दिखाओ, और मैंने तुम्हें बता भी दिया कि कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर तुम्हें साफ साफ दिख रहा है कि तुम्हारे पास क्या है। चलो मैं एक बार तुम्हें हिंट दे देता। तुम्हारे पास 2 समीकरण है, x - y बराबर -2, और दूसरा है 2x - y बराबर प्लस का 1। तुम्हें साफ साफ दिख रहा है कि ये जो चीज़ है, -y ऊपर है, -y नीचे है। अगर इसका चिन्ह प्लस का होता, अरे सेम चीज़ है, ये सेम चीज़ है, ये सेम चीज़ है, अगर तुम सेम चीज़ में से नीचे वाली घटा दो तो वो 0 हो जाएगी। तो मैं चिन्ह बदल दूंगा, इसका चिन्ह बदला, इसका चिन्ह बदला, इसका चिन्ह बदला। अब इन दोनों को जोड़ दो, x में से -2x गए तो माइनस का x आएगा, -y + y 0 हो गया, बराबर -2 -1 हो गया, माइनस से माइनस हट जाएगा, x की वैल्यू आ गई 3। इसको पहले वाले समीकरण में डालो कि x की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पर आया 3 - y बराबर -2। y को उधर भेजो, -2 को इधर लाओ, या कैसे भी कर लो, y को चलो तुमने यहीं छोड़ दिया, -y को 3 तुमने उधर भेजा तो -3 हो जाएगा, -3 -2 -5 हो जाएगा। y की वैल्यू मिलेगी 5, x की वैल्यू मिलेगी 3। भिन्न क्या थी हमारी, ओरिजिनल x/y, तो जो भिन्न है वो क्या हो जाएगी, x/y थी ना, तो x की वैल्यू मिलेगी 3, y की वैल्यू मिलेगी 5। जो आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा 3/5। पूरा ही सॉल्व कर दिया। अब और तुम क्या लोगे। ये सवाल फिर से वही चीज़ है, 3 केस बनाएंगे। ऐसा 2 सवाल पहले ही हम कर चुके हैं, आफ्ताब वाला और एक और कौन सा था, जैकब। आयु वाले 2 सवाल कर लिए हमने अभी तक, ठीक है। तो ये सवाल पूरी उम्मीद कर रहा हूँ कि तुमसे हो जाना चाहिए हर हालत में। 3 केस बनाते हैं हम। वर्तमान में उनकी आयु क्या है, भविष्य में उनकी आयु क्या होगी, और भूतकाल में उनकी आयु क्या थी, तीनों बताओ। वर्तमान में हम मान लेते हैं कि उनकी आयु है x और y। मान लो मैंने नूरी की आयु जो है वो मैंने मान ली x, सोनू की आयु मान ली y। अब तुम बताओ, वो कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, 5 साल पहले, तो वर्तमान में उसकी उम्र है x। 5 साल पहले 5 कम ही तो हो जाएगा, तो इसकी उम्र रहेगी x - 5। ऐसी जो y है उसकी भी 5 घटा दो, 5 साल पहले 5 साल छोटा ही तो होगा, कम कर दो। अब वो कह रहा है 10 वर्ष पश्चात, यानी 10 साल बाद, वर्तमान में आज से 10 साल बाद। तो 10 साल बाद तो क्या होगा, x में 10 जोड़ दो और y में 10 जोड़ दो, ठीक है। तो ये तुमने उनकी आयु निकाल दी कि भूतकाल में कितनी आयु होगी, भविष्य काल में कितनी आयु होगी, सारी तुमने निकाल ली, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, अब उसकी बातें सुनना। सबसे पहले इतना काम खुद से कर लेना, फिर उसकी बात सुनना। अब वो क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पहले, तो हम यहाँ पर आ गए, हम इस वाले केस में आ गए, ठीक है। हम इस वाले केस में आ चुके हैं कि 5 साल पहले क्या बोल रहे हो, हाँ बोलो। नूरी की आयु हमने मानी है x, ठीक है। यहाँ पर लिख भी ले चलो, नूरी की आयु x है, सोनू की आयु y है। नूरी की आयु x है, सोनू की आयु y है। तो वो कह रहा है
नूरी की जो आयु है, 5 साल पहले नूरी की आयु क्या थी, x-5 थी नूरी की आयु। सोनू की आयु की 3 गुना, सोनू की आयु 5 साल पहले क्या थी, y-5। तो यहां से पहला समीकरण हमारे पास बन के आएगा कि जो नूरी की आयु है ना, नूरी की आयु कितनी है, x-5, वो जो है सोनू की आयु कितनी है, y-5, उसका 3 गुना करोगे तो तुम्हें नूरी की आयु मिलेगी। ये पहला समीकरण मिला हमें। थोड़ा सा अगर तुम सॉल्व करो तो 3y-15, चर को एक साइड, अचर को एक साइड, तो ये हो जाएगा -10। ये जो -5 है उधर आ जाएगा +5, -15 +5 -10 हो जाएगा। पहला समीकरण ये बन गया। अब वो कह रहा है 10 वर्ष पश्चात, तो हम इस वाले केस में पहुंच गए। 10 वर्ष पश्चात यानी कि हम इस वाले केस में पहुंच चुके हैं। ठीक है, वो कह रहा है 10 वर्ष पश्चात नूरी की जो आयु है, नूरी की आयु क्या है 10 वर्ष पश्चात, x+10। सोनू की आयु कितनी है, 10 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं तो y+10 है, की 2 गुनी है। तो हम यहां पर वो रिलेशन लगाएंगे कि x+10 है जो ना, नूरी की आयु क्या है 10 वर्ष बाद x+10, तो सोनू की आयु का 2 गुनी है, सोनू की आयु है y+10, तो उसका 2 गुना करोगे तो तुम्हें नूरी की आयु मिल जाएगी। कई लोग बताए क्या करते हैं, इन दोनों समीकरणों को ऐसे बनाते हैं कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु को उन्होंने x मान लिया, सोनू की आयु को y मान लिया, और कह देते हैं कि जो नूरी की आयु है ना x, वो y की 3 गुना है, सोनू की 3 गुना है। पहला समीकरण ऐसे बनाते हैं। फिर ऐसे ही करते हैं, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु है x, सोनू की आयु है y, उसका 2 गुना है, तो 2 समीकरण ये हो गए। ये क्या समीकरण है, वो उनको नहीं देखोगे, 10 साल बाद उनकी उम्र भी तो बढ़ जाएगी, 10 साल बाद उनकी उम्र हो जाएगी x+10 y+10, और भूतकाल में 5 साल पहले उसकी उम्र रह जाएगी x-5 और y-5। उन पर तुम्हें लगाना था, ना कि इस वर्तमान वाली चीज़ पर लगा देना था। तो ये मिस्टेक है। ठीक है, कई लोग शुरुआत में करते हैं इस चीज़ को। तो यहाँ से जरा सॉल्व करो तो x+10 बराबर 2y+20, चर को एक साइड, अचर को एक साइड, तो x-2y, 10 उधर जाएगा तो माइनस का और प्लस का हो जाएगा 10। 2 समीकरण तुम्हारे पास आ चुके हैं। मेरा काम नहीं है अब इनको सॉल्व करना, तुम्हारा काम है। समीकरण 1, समीकरण 2 कैसे करोगे मैं बस हिंट दे सकता हूँ, बाकी कुछ नहीं कर सकता मैं। यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, अगर x में से x को घटा दोगे 0 हो जाएगा। अगर तुम्हें घटाना है तो इसका चिन्ह बदलोगे, इसका चिन्ह बदलोगे, इसका चिन्ह बदलोगे, फिर तुम जोड़ दो, तो -3y प्लस का 2y माइनस का y हो जाएगा, -10 -10 -20 हो जाएगा। y की वैल्यू मिल गई 20, उठाकर किसी भी समीकरण में रख देना, y की x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, हो जाएगा तुम्हारा सवाल। वही अभी जो मैंने कंसेप्ट लगाया है उसी पर सवाल बना है, सॉल्व करो, एक बार ट्राई करो। एटलीस्ट तुम्हें अच्छे से ट्राई करना है, 5-10 मिनट दो इसको, अगर जितना टाइम लग रहा है उतना दो, लेकिन एक बार करके जरूर देखो, क्योंकि बिना करे तो तुमसे नहीं होने वाला। पेपर में भी तुम्हें पहली बार देखते ही थोड़ी ना कर दोगे। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो 2 अंकों की संख्या कैसी होती है, एक्स वाई ऐसी दिखती है। 26 है, 32 है, तो ये 2 अंकों की संख्या ही तो है। पहले कोई x आएगा फिर y आएगा। ठीक है, दिखने में ऐसी होती है, एक्स वाई जैसी दिखती है। 2 अंक हैं इसमें। 3 अंकों की होती तो हम क्या कहते हैं, एक्स वाई जेड जैसी दिखती है। बात आ रही समझ में। 2 अंकों की संख्या है तो उसके जो अंक हैं x और y उनका योग करो, योग मतलब जोड़ कर दो, तो वो 9 आएगा। पहला समीकरण हमें तुरंत मिल गया। अब वो क्या कह रहा है, इस संख्या का, यानी ये जो संख्या है इसका 9 गुना करोगे तो संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। इस संख्या का 9 गुना करो, वो बराबर होगा, ठीक है, ये वो संख्या थी मेन एक्स वाई। वो समीकरण क्या बनवाना चाह रहा है, ध्यान से समझना, ध्यान से। वो कह रहा है ये जो संख्या है एक्स वाई उसका 9 गुना करो, उसका 9 गुना करो। एक्स वाई जो है उसमें तुम 9 का गुणा करो, वो बराबर होगा संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। अंकों को पलट दो तो वो हो जाएगी बाई एक्स, उसका 2 गुना करोगे तो वो इसके 9 गुने के बराबर होगी। बात आ रही समझ में। चलो तुम बताओ, ये संख्या छोटी है या ये संख्या छोटी है, या ये संख्या बड़ी है या ये संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या बड़ी होगी, दिमाग लगाओ, कौन सी संख्या बड़ी होगी। ये कोई छोटी संख्या होगी
उसमें तुमने 9 का गुणा करा, तब जाकर ये चीज़ मिल रही है, और ये थोड़ी सी बड़ी होगी, उसका दोगुने करने पर भी ये चीज़ मिल गई। ठीक है ना। अरे यार, तुम 9 का गुणा कर रहे हो कोई संख्या से, और तुम्हें 2 का गुणा कर रहे हो किसी संख्या से, ठीक है, तो मान लो इसमें तुमने करा 2 का गुणा, ठीक है, और यहाँ पर क्या आना चाहिए, फिर तुम कहोगे यहाँ पर 9 आना चाहिए, या ऐसे देख लो, तुमने यहाँ पर 4 का गुणा करा, ठीक है, यहाँ पर तुम्हें कितना गुणा करना पड़ेगा कि इसके बराबर आ जाए, ये तो 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 36 कैसे आएगा, जब तुम यहाँ पर 18 रखोगे, ठीक है। बड़ी संख्या कौन सी है जिनमें से, इस डब्बे में से ये संख्या बड़ी है, ये संख्या बड़ी है, तो बोलोगे ये संख्या बड़ी है। तो ऐसे समझा करो, अगर इसके साथ छोटे का गुणा हो रहा है यानी कि बड़ी संख्या होगी, तभी तो इतना जल्दी पहुंचेगी। 18 दूनी 36 सीधा पहुंच गया, और ये क्या है, 9 दूनी 18, 9 तीन 36, 9 चौके 36, ऐसे पहुंचा 4 बार। तो अगर 9 का गुणा हो रहा है, यहाँ पर 2 का गुणा हो रहा है, तो ये छोटा है, तो यहाँ पर बड़ा चाहिए संतुलित करने के लिए, बैलेंस करने के लिए। यहाँ पर 9 है तो यहाँ पर छोटा चाहिए, ताकि ये दोनों चीज़ें बैलेंस हो जाए। कहाँ निकल गया मैं। इनको लिखते कैसे है बताओ, वो जरा लिखते कैसे इनको, वो कंसेप्ट अभी पढ़ा था। एक्स वाई है, ये दहाई का अंक है, 9 को चले रहने दो, दहाई का अंक है तो उसका 10 से गुणा कर दूंगा, इकाई का अंक है तो 1 से गुणा कर दूंगा, बराबर। दहाई का अंक है तो 10 से गुणा कर दूंगा, इकाई का अंक है तो 1 के गुणा कर दूंगा। कितना सिंपल है, 90x प्लस 9y बराबर 20y प्लस 2x, दोनों चीज़ों को एक साइड ले आओ तो क्या हो जाएगा, 2x इधर की साइड आएगा तो 88x, और 20 इधर की साइड आएगा तो माइनस का 11y बराबर 0। 11 तुम्हें दिख रहा होगा, कॉमन आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा मतलब सीधा सीधा तुम्हें दिख रहा होगा कि 11 का भाग दे दो उसमें, तो कुछ आ जाएगा 11 अट्ठे 88 माइनस वाई बराबर 0। दोनों को तुम नहीं कर पाओगे विलोपन से, ये प्लस का है ये माइनस का है, दोनों को जोड़ दोगे 0 हो जाएगा। 8 और 1 x 9x हो गए, बराबर इधर 9 है, x बराबर आ गया 1। y कितना आ जाएगा, तुम किसी में भी रख दो, x 1 है तो y आ जाएगा 8। तुम्हें क्या संख्या चाहिए थी, xy चाहिए थी, तो वो होगी 18, पलटने पर क्या बनेगी 81। दोनों को तुम जोड़ कर देख लो है, हाँ इनके अंकों को जरा तुम जोड़ कर देखो, 1 और 8 कितने हो गए 9, वही संख्या निकल के आएगी। ठीक है, तो दोनों की दोनों जो संख्या है वो क्या आ जाएंगे, 18 और 81, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो 18 या 81 है, ठीक है, तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर है 18 या 81। 2 सवाल और बचे हैं। अरे बाप रे, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई, उसने खजांची से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त करे, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने नोट ज्ञात करे। खजांची होता होगा, मैनेजर होता होगा बैंक में, ठीक है, मैं बैंक में मैनेजर मांग लो तुम, तो तुम्हें क्या मतलब क्या है वो, नहीं तो गूगल पर सर्च कर लो, मुझे नहीं पता सच में। तो जो मीना है वो 2000 रुपये निकालने गई है, गई है, कुछ भी हो सकती है, वो लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। 2000 रुपये निकालने हैं तुम्हें, मीना को, बैंक गई, तो 2000 रुपये कैसे मिल रहे हैं, 50 रुपये के कुछ नोट मिले होंगे, कितने नोट मिले कुछ पता नहीं, कितने नोट मिले। 100 के कितने नोट मिले हैं क्या पता, कितने नोट मिले, तो मैं थोड़ी देर के मान लेता हूँ ना कि एक्स नोट मिले, 100 के कितने नोट मिले, वाई नोट मिले, मैंने थोड़ी देर मान लिया। तुम्हारे पास मान लो 50-50 के 10 नोट हैं, 50-50 के 10 नोट हैं, बताओ तुम्हारे पास कितने रुपया हैं। 50-50 के 10 नोट हैं, तो मैं बताओ तुम्हारे पास टोटल कितने रुपया हुए। तुम बोलोगे 50 में 10 का गुणा कर लो, 500 रुपया हो गए। तो जितने नोट होते हैं उसका गुणा कर लो, सीधा सीधी बात है ना। तो 50 में तुम x का गुणा कर लो, जितने नोट हैं 50 के कितने नोट है, x नोट है, तो टोटल रुपया इतने आ गए। ऐसे तुम 100 के कितने नोट है, 22 नोट है, तो 100 का 22 से गुणा करोगे, टोटल तुम्हें रुपया मिल जाएगा। अगर इन दोनों को तुम जोड़ोगे तो उसने बोला है 2000 रुपये हो जाएंगे, पहला समीकरण तो ये बन गया। अब वो कह रहा है मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त करे, 25 नोट प्राप्त करे, तो कुछ तो 50 के नोट थे यानी कि x, और कुछ 100 के नोट थे यानी कि y,
100 के नोट थे, कुछ एक्स नोट हैं, कुछ वाई नोट हैं, टोटल नोट मिलाकर हो रहे हैं 25। ठीक है, तुम्हें असल में चाहिए क्या? वो बोल रहा है 50 के कितने नोट थे, 100 के कितने नोट थे। तो तुम्हें असल में 50 के नोट कितने, एक्स नोट है, तो तुम्हें एक्स निकालना पड़ेगा, वाई निकालना पड़ेगा। हमारी समस्या वही है। कैसे करेंगे? यहाँ पर तुम्हें साफ साफ दिख रहा होगा कि अगर मैं इसमें 50 का भाग दे दूँ, 50 कॉमन आ जाएगा, सीधा सीधा 50 का भाग दे लो तुम तो कितना आ जाएगा, x प्लस 2y बराबर 4। ठीक है, ये समीकरण है और ये समीकरण है, दोनों समीकरणों को जरा सॉल्व करना तो तुम्हारा काम है। x में से x जाएगा, 2y में से y जाएगा, चिन्ह ऐसे कर लो तुम। 0 प्लस 2y में से 1y की तो y, 4 में से है माइनस में आ रहा है, कहाँ अड़बड़क रही है? ऐसे कैसे हो सकता है? कोई नोट माइनस में थोड़ी ना चले जाएंगे। 50x प्लस 100y बराबर, अरे यार 2000 है ये, 2000 तो ये 40 हो गया। 5 से 0 कटेगा, 5 का 2 से भाग दोगे 40 आएगा। तो 40 में से 25 घटाओ कितना आएगा, 15। ठीक है ना, तो y आ गया 15। y आ गया 15, तो x कितना आ जाएगा, इसी में रख दो वापस से। तो इन दोनों, इसमें x रखा, सॉरी y रखा, तो 15 को इधर भेजोगे, 25 में से 15 गया तो x आ गया 10। ठीक है, तो मिल गए। 50 के कितने नोट हैं, 10। 100 के कितने नोट हैं, 15। उत्तर आ गया। लास्ट सवाल हमारी प्रश्नावली का आज ये है, और आज ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। कल से हम द्विघात समीकरण वाले चैप्टर को, चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर देंगे। ऑफलाइन में तो खत्म भी हो गया चैप्टर नंबर 4 भी, कुछ दिनों से रेगुलर वीडियो ना आ पाई थी इस चक्कर में। तो जो लोग ऑफलाइन जो करना चाहते हैं वो तो आ ही जाएँ ऑफलाइन ही। इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं हम वहाँ पर, ऑनलाइन इंग्लिश की वीडियो नहीं डाल पाता, लेकिन ठीक है, तुम वहाँ पर ऑफलाइन में इंग्लिश की क्लासेस भी ले सकते हो। चलो पढ़ो जरा। किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। पहले 3 दिनों का तो एक फिक्स किराया है, फिर उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया लगता है। समझ गए। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा करे हैं। समझ रहे हो वो क्या कहना चाहता है? कि जैसे तुम कोई किताब लेकर आओगे तो पहले जो 3 दिन है, प्रथम 3 दिन, उसमें उसका कुछ फिक्स किराया है, नियत किराया है। तो तुम्हें मान लो x रुपया देने ही पड़ते हैं। जैसे तुम लेकर आए 3 दिनों के लिए, पहले जो 3 दिन हैं उनके लिए x रुपया तुमसे कटता है। फिर तुम जितने दिनों के लिए रखते हो, उस हर एक दिन का, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का, कोई एक अतिरिक्त दिन है उसमें तुमसे y रुपया ली जाएंगे। अगर मान लो 5 अतिरिक्त दिन लिए तो तुमसे 5 y ले लेगा वो। ठीक है, ऐसा कुछ चल रहा है प्रत्येक अतिरिक्त दिन का। तो ये कुछ मामला है यहाँ पर। अब सरिता ने क्या करा है, 7 दिनों तक ये पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये दिए हैं। तो अगर मैं 7 दिन का एक केस बनाऊं, 7 दिन का मैं केस बना रहा हूं, अगर मैं 7 दिन का एक केस बनाऊं, मान लो मैं एक 7 दिन का केस बना रहा हूं, तो 7 दिन में पहले 3 दिन तो अलग हो गए, क्योंकि उनमें तो फिक्स किराया देना है उसे, x रुपया, प्लस 3 दिन जा चुके हैं, 4 दिन और बचे। एक दिन का कितना लगता है, y, तो 4 दिन का कितना लगेगा, 4y रुपया। दोनों को जोड़ दो तब तुम्हारा टोटल जो रुपया आ रहा है उसका 27 रुपया उसने अदा करे हैं। पहला समीकरण ऐसे बन गया। फिर क्या कह रहा है, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा करे, तो मैं 5 दिन का अलग केस बनाऊंगा। समझ रहे हो? 5 दिन को फिर से मैं ऐसे ही तोड़ूंगा कि 3 दिन का तो फिक्स है x रुपया, लेकिन 2 दिन का अतिरिक्त उसे देना पड़ेगा। तो 5 दिन का उसे, 3 दिन का तो हो गया x, 2 दिन का, 1 दिन का है y, तो 2 दिन का हो गया 2y। टोटल उसने कितने रुपए अदा करे, 21 रुपया। 2 समीकरण आ चुके हैं, दोनों को सॉल्व कर लो, हो जाएगा तुम्हारा सवाल, हो गया। इसके नीचे ही रख लो, चलो x प्लस 2y बराबर 21 है। ये 21 है, 2 नहीं है, ये 21 है। ठीक है, 21 है। x में से x डायरेक्ट कर जाएगा, ये माइनस माइनस माइनस। ठीक है, 4 में से 2y गए तो 2y, 27 में से 21 गए तो 6, y बराबर आ गया 3। इसको किसी एक में रख दो, y जैसे रखोगे यहाँ पर 3 दूनी 6, 21 में से 6 गए तो 15, x आ गया 15। ठीक है, तो 15 तो फिक्स तुम्हें देना ही है।
ठीक है ना। 3 दूनी 6, 21 से 6 गए तो 15 ही तो आएगा। ठीक है, तो 15 रुपया तो तुम्हें 3 दिन के देने ही होंगे। फिर जो एक्स्ट्रा दिन होता है, एक दिन का तुम्हें 3 रुपया देना पड़ता है। ऐसे ये दोनों ही दोनों सवाल हो जाएंगे। तो उसने वही पूछा था नियत किराया। नियत किराया क्या माना था हमने? नियत किराया जो था वो हमने माना था x, कि 3 दिन का किराया कितना है? x है। ठीक है, तो x कितना आया था हमारा? 15, तो वो आ गया 15। प्रत्येक दिन का किराया यानी प्रत्येक दिन का हमने क्या माना था? y माना था, तो y कितना आ गया? y आ चुका है हमारे पास 3। ठीक है, तो ऐसे ये सॉल्व हो गया। तो ये थी पूरी प्रश्नावली। बाकी कल से इंटरेस्टिंग चैप्टर चालू होगा। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था, द्विघात समीकरण। बहुत आसान चैप्टर मानूंगा मैं द्विघात समीकरण को, क्योंकि तुम इसका सारी चीज़ें पढ़कर आ रखे हो। बहुपद में तुमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, जैसे मूल ज्ञात करना, शून्य ज्ञात करना तुम यहीं पर कर चुके हो। ठीक है, तो पहली 2 प्रश्नावली तो बहुत आसान होने वाली हैं इसकी, 4.1 और 4.2। तुम खुद से भी इनको सॉल्व कर सकते हो। जो ना आए सवाल वो मुझे बता देना बाकी मैं पूरा सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, और 4.3 जो है उसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ें आएंगी, तो उन पर भी बात करेंगे। वो भी बहुत आसान है, इंटरेस्टिंग है वो। खैर, तो ऑफलाइन अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो वो भी आ सकता है। मनिया में क्लासेस चल रही हैं। मनिया कहाँ पर है? धौलपुर में है। धौलपुर कहाँ पर है? राजस्थान में है। तो RBSE बोर्ड के लिए जो क्लास 10th वगैरह का बैच जो चल रहा है उसमें तुम एनरोल कर सकते हो। और अभी जो जुलाई वाला सेशन चालू हो रहा है, स्कूल चालू हो रहे हैं जुलाई से, तो वहाँ से हमारा नया बैच भी स्टार्ट हो रहा है 1 जुलाई से। तो तुम उसमें भी एनरोल कर सकते हो, उसमें भी तुम आ सकते हो ऑफलाइन। ठीक है, बाकी जितने भी तुम्हारे दोस्त वगैरह हैं उन तक ये वीडियो पहुँचा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कुछ सीखते रहिए। धन्यवाद।